ये अब हम पहुँचे हैं गुरुकुल काड़वा में। काड़वा में भाई ये सफ़ेदों पीलूखेड़ा ब्लॉक में पड़ता है और जींद जिले में भाई। और यहाँ से ही बाबा रामदेव भी भाई इस गुरुकुल में रहे हैं, तो उसकी ये जो है कर्मस्थली रही है। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो यहाँ कोई प्रोग्राम है भाई, उस प्रोग्राम को अब आप देखेंगे। आपने लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ऐसे सन्यासियों में जो सन्यासी मठाती इस पेटी में फिर कहता हूँ, उन्होंने आगे आकर के लड़ाई लड़नी चाहिए और हम उनके साथ हैं। सारे बंदी हम फेसबुक और यूट्यूब पे देखते हैं, लोग हमारे पीछे आने के लिए तैयार हैं। बस शर्त एक है, सभी निकले, आर्य समाजी निकले और समाज के अनेकों सन्यासी वानप्रस्थी सारे निकले, तब जाकर के एक माहौल बनेगा और ऐसे व्यक्ति का भंडाफोड़ करेंगे। और एक में जो हमारे गुरुजी हैं, जो आचार्य जी हैं, उनसे ये कहना चाहूंगा, तरक्की कसौटी जब बात आए तो उसका जवाब आपने देना पड़ेगा, और तो हम देख लेंगे। रोड़ा झगड़ा तो देखी जाएगी जो हमारे ऊपर करेंगे वे, लेकिन जो तरक्की बात आए वो बकवास कर रहे हैं। ऋषि दयानंद ने ये लिख रखा है, फलाना ने ये लिख रखा है। अरे भगवान बने बैठे हैं और कल वीडियो आ रही है, बोला 5 करोड़ रुपये मेरे खा गया फलाना और तू आ क्यों? अरे भगवान कभी 5 करोड़ रुपया के लिए, जब वो सारा ब्रह्मांड का परमात्मा है, अरे 5 करोड़ के लिए बलबलान लग रहा है, रोल लग रहा है मेरे दुआ दो। मैं इनके ये जो यूट्यूबर है, ये जो पेड़ है, इनको ये कहना चाहता हूँ, उसके लिए लड़ाई लड़ना भाई, तो हमारी ये समाजिया के लिए और सनातनी के ऊपर प्रहार करने लग रहे। उस दुष्ट व्यक्ति ये लड़के देखो, परमात्मा हो तो लेके दिखाओ भाई उस पर पैसे, क्योंकि हमें सुना है वो पैसे दिए थे और वो पैसे का टेम जालिया, इस पर रुपये नहीं हुए। वो भाई उसने तो कहा था रजिस्ट्री करा लो, जो भीतर चला गया उसके पैसे रह गए भाई। अब क्या कहते होगा भाई, जब जो बयाना हो गया और टेम पर रजिस्ट्री नहीं हो गया तो फिर क्या ये नाम के पैसे भाई? प्रधान जी बताओ आप हैं, अनुग्रह दुआ दे, ले ले तू, परमात्मा भस्म कर दे, तू पाकिस्तान में जाकर भस्म कर दे, नहीं सा परमात्मा है तो। और कितने जा वो दुष्ट लोग रहे उनमें भस्म कर दो ना तुम, या झूठ का पुलिंदा बांधे फिरते हैं और लोगों को, गरीब लोगों को और कुछ खाप के चाटुकारों को ये भ्रमित करते हैं और उन पे थोड़ा थोड़ा दे करके और ये कहते हैं वाह वाह लूट रहे। और मैंने तो प्रधान जी सबसे पहले मैंने बाइट दी थी, ये देख लेना ये रामपाल ऐसा नहीं है, पिछला भी केस तो रहेगा, क्योंकि ये खापों को ढाल मारने पे तुला है। और जब गादड़ की मौत आगरन जबकि तोड़ चले गए प्रधान जी गांव की तरफ, यो गांव की तरफ जब आना शुरू है ना, जब नु मान इसकी गादड़ की मौत आ ली, क्यों? ये गलत कर रहा है, लोगों को भ्रमित कर रहा है। इसका परमात्मा तो पाप लगाओगा, लेकिन जनता भी इसको सबक सिखाओगी। आने वाला समय इसकी चूल्हे तो हल्की है बिल्कुल, और ये खापे और उठ जाए। और ठीक 25 तारीख को मैं आपसे आह्वान करता हूं, पूरे दल बल के साथ, नारों गाजों के साथ, वहां 25 तारीख को आगाज, बड़ा आगाज होना चाहिए, बड़ी हाजिरी होनी चाहिए। वो अनुमान है लाखों व्यक्ति वहां पर पहुंचेंगे और हम सब वहां पर बहुत बढ़िया, भाई धर्मेंद्र ने व्यवस्था कर रखी है, आचार्यों ने व्यवस्था कर रखी है, बढ़िया खाना होगा, सारी व्यवस्था होगी। लेकिन आपने पहुंचना है, जो भी पहुंचना कोशिश करेगी, सरकारें भी और भी कोशिशें करेंगे, लेकिन किसी के डरना नहीं है। नोटिस भी एक भाई कह रहा था, सोहन जी फलाने का नोटिस आ गए। भाई सोहन मेरे पास तो रोज नोटिस आवे, रोज नोटिस, आज इस चीज का नोटिस, आज इस चीज का, मैं तो लिया छक आने दो नोटिस, कोई बात को नहीं देखी जाएगी जो होगा। अरे हम तो, ये कानून अधिकार है हमारा, वो मैं परमात्मा हूं। अरे परमात्मा कैसे होगा भाई? देखिए, ये जो संघर्ष कहो या आंदोलन कहो, एक प्रकार से ये प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि कोई भी संघर्ष या लड़ाई या विवाद कोई एक तरीके से स्टार्ट नहीं होता, कहीं से भी शुरू हो जाए, अनेक कारण होते हैं, और किसी व्यक्ति के माध्यम से हो जाए, किसी स्थान के ऊपर हो जाए, लेकिन तब ये साफ साफ पता लग जाए कि विवाद में एक पक्ष फलाना है
और एक पक्ष इस विचारधारा का है और दूसरा इस विचारधारा का, तो वहाँ सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है, क्योंकि यहाँ विचारों का संघर्ष है, व्यक्तियों का संघर्ष नहीं है। और जो जिस विचार के पक्ष में जो व्यक्ति होते हैं और दूसरे के पक्ष में दूसरे व्यक्ति होते हैं, तो वहाँ फिर जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, ये कह लो जो निर्णायक, आज की भाषा में उसको प्रेस भी कह सकते हैं, तो वो अपने आप अंदाजा लगा लेता है, या आम जनता भी, जिसको 90% बोलते हैं, जो इस लड़ाई में चाहे शरीक भी ना हो, वो वो अंदाजा लगाने लग जाते हैं कि किसका पक्ष ठीक है और किसका पक्ष गलत है, अंदाजा। और जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, संघर्ष आगे बढ़ता है, तो उस समय एक निर्णायक दौर भी आता है, और उस निर्णायक दौर में जो है ये साफ साफ पता लग जाता है कि लड़ाई किधर जा रही है और लगभग विजय किसकी होने वाली है। तो आज की जो स्थिति है, वैसे तो ये जिस रामपाल की बात कर रहे हैं, ये विवाद तो जब से ये मतलब इस विचारधारा को इसने पकड़ा है, इसकी विचारधारा में ही जो है विवाद है रामपाल की में। जब तक कभी नौकरी नाकरी करता होगा, धंधा करता होगा, खेती बाड़ी, तब तो इसको कोई जानता भी नहीं था और ना कोई विवाद का विषय था। जब से इसने ये अपना एक गोल्डम बनाया है, तो विवाद तो तब से ही है। व्यक्तिगत लोग तो अपना धंधा सब करते हैं, तब क्या विवाद, कुछ भी विवाद नहीं। तो इसका मतलब सीधा सा ये हुआ। और ये विवाद की जो स्थिति है, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ, विवाद ये अचानक नहीं होते, उसका आधार होता कोई कोई। आधार क्या है? आधार ये है कि हमारे यहाँ पौराणिक मान्यताओं में आज से नहीं, हजारों साल से एक विचार पैदा कर दिया कि व्यक्ति भी भगवान हो सकता है। इस समाज का दुर्भाग्य क्या रहा, इस देश और दुनिया का, कि कोई व्यक्ति भी भगवान हो सकता है। और उसी का दुष्परिणाम ये है, उसी की पैदाइश कह लो, क्योंकि एक सर्वव्यापक सत्ता, निराकार, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाली, अब उसके मुकाबले में आप किसी व्यक्ति को यदि ये कहने लग जाओगे, क्योंकि उसको तो हमने देखा नहीं, उस सर्वव्यापक सत्ता को, निराकार को, सर्वशक्तिमान को, और ना देख पाएंगे आंखों से, तो अब समाधिस्थ होने की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है, तो आखिर में क्या होगा? जो उतावले लोग हैं, या वो कहते हैं कि एकदम से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और समाज में 90-99% उतावले ही होते हैं, वो फिर ऐसे गोल्डन के लोगों के पीछे पड़ लेते हैं। अब यही भगवान है, थोड़ा सा फायदा पहुंचा दो, थोड़ी सी बात ठीक है दो, थोड़ा सा अपना मठ महंत बड़ा आकार का बना लो, मठाधीश बन जाओ, तो उसको यही मान लेते हैं। जैसे कोई आम आदमी कह देते हैं कि इतना बड़ा पैसे वाला है, इतना बड़ा नेता है, या इतने बड़ी जमीन जायदाद का मालिक है, तो ये कोई गलत आदमी है, ये कोई गलत बात कह रहा है। मतलब 90% का दिमाग का स्तर केवल इतना ही होता है, और उसका परिणाम क्या होगा जो आपके सामने हो रहा है। मतलब एक व्यक्ति को, चाहे इसमें कितने अवगुण हैं, भरा पड़ा है और समाज का शोषण कर रहा है, और मतलब गलत फहमी फैला रहा है, और फिर भी समाज उसके पीछे, क्योंकि समाज ज़्यादातर जो है 90% लालची होता है। वो मैं अपनी मोटी भाषा में कहूँ, हरामखोर होता है। मतलब बगैर कमाए, बगैर मेहनत करे, उसको कुछ मिल जाए। जैसे आप किसी नौकरी में भी जाकर, गवर्नमेंट में क्यों जाते हैं लोग? अपना स्वतंत्र धंधा क्यों नहीं करते? आज से 50-200 साल पहले हमारे बुजुर्ग क्या कहते थे? अब मतलब हाँ जी, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी। आज नौकरी को 1 नंबर पर लिया है। ये मानसिकता का खेल है, कहीं लिख नहीं रखा। ये इसी मानसिकता से सारा 90-99% समाज आज अपने धंधे करता है, और नौकरी भी मिल गई, फिर भी ये कहेंगे अगर गप्फा
मतलब जो डाका कहाँ पड़ता है किस डिपार्टमेंट में, वो मुझे मिल जाए तो फिर तो जो कोई दोस्त मिलेगा ना या रिश्तेदार भी कहेगा कैसी नौकरी चल रही है, बड़ा ठाठ हो रहे हैं, ना काम करना पड़ता और दुनिया भर का अड़पकार है और कोई कहने सुनने वाला नहीं। ये जो मानसिकता है, इसी मानसिकता का परिणाम है रामपाल, और कोई कहानी नहीं है। तो ऐसे का इलाज देखिए, अभी मेरे साथी और भी कहते रहते हैं, क्योंकि मैं आंदोलन का उपज हूँ, मैं 50 साल से संघर्ष कर रहा नहीं है। शराबबंदी आंदोलन के माध्यम से हरियाणा की सरकार पलट दी केवल एक मुद्दे को लेकर के, वैसे सामान्य बात नहीं है ये। उस समय जब हम लड़ाई लड़ते थे तो लोग कहते थे बावड़े है शास्त्री, महेंद्र सिंह शास्त्री पहले नाम था मेरा, क्यों बोले शराब कभी बंद हुई है और सरकार कभी सुनेगी। 96 में जो लोग होंगे उस समय देखा होगा, चोई बंसलाल जो किसी की सुनता नहीं था उसके खोपड़ी में बांट दिया था कि शराब बंद होनी चाहिए, और वो एडोप्ट कर लिया उसने, हाँ होनी चाहिए। और जो व्यक्ति जिसने जो हरियाणा बना 2 करोड़ की स्टार्ट करी थी, और उस समय जब समय हमारी लड़ाई हुई 500 करोड़ की बिकती थी, आज कितनी है 12,000 करोड़ की बिकती है। तो कहने का मतलब आंदोलन जब आदमी करता है ना सच्चे दिल से मेहनत से, सब कुछ हो जाता है। और अभी वीरेंद्र जी भी कह रहे थे हल्की बात मत करो कोई भी, हक हम मर जाएंगे, मर क्यों मर जाएंगे, हम मरने वाले थोड़े हैं। कोई बकवास करेगा उसका इलाज करेंगे हम कमजोर आदमी नहीं है कभी किसी के भय में इस बात का, वो दिमाग से निकाल दो इस बात में। हर एक विचार हमारे ताकतवर, हम व्यायाम प्राणायाम परमात्मा को मानने वाले, हम कमजोर हो गए तो ताकतवर कौन है? राक्षस कभी ताकतवर होता है, कोई औकात नहीं होती उसकी। तो इसलिए इस बात को तो भूल जाए, हमारे आदमी भी निकाल दे दिमाग से, और जो दूसरा पक्ष है जो लुटेरा है और जो लोगों का धार्मिकता के नाम से शोषण करने वाले लोग हैं वो भी अपने दिमाग से निकाल दे, नहीं निकाले तो आर पार की होगी भाई। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ये जो विचार आज इसके दिमाग में आज इतना पक गया है, जैसे शास्त्री जी को बात कहे थे उस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, जैसे झाड़ झंखाड़ हो जाए ना और ये बिच्छू वगैरह सांप सूप हो जाए, तो यदि उनको मारोगे नहीं, क्योंकि जो दुश्मन है घटिया है जहरीला है काटने वाला है, तो उसका इलाज तो जूत ही होता है, और क्या होता है बता दो। और उसको ना मार करके फिर वो आखिर में क्या हो जाए, अजगर बन जाए और लोग फिर उसको डरने लग जाए, पीछे हटने लग जाए, हाय खा लेगा मार देगा, इसकी फुंकार बड़ी खतरनाक है। तो वही स्थिति इसकी आई हुई है। और फिर लोग क्या करने लगे, उस सांप को, उस अजगर को, बड़े को जो 50 साल का हो चुका है उसको लोग पूजने लग जाते हैं। अब इस पर तो दूध चढ़ाओ, इसकी तो वो बनाओ, इसकी मड्डी बनाओ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, हजारों जगह ऐसा। तो अब इसकी लोग इसको इसलिए पूज रहे हैं डर के मारे, या ये एक प्रकार से अजगर का रूप लेकर के जो है पैसे में, धन संपत्ति में, मठ में वो स्थिति इसने पैदा कर ली। और जो डरपोक लोग हैं, कायर है, सिद्धांत को जानते नहीं है, वो स्वाभाविक डरेंगे बेचारी। लेकिन अब तो आर्य समाज के साथियों को, आर्य समाज तो पहले ही नहीं डरा था, अब तो मतलब इसलिए नहीं है। अब जिस प्रकार से अब जो क्या हुआ, तब तो हम अकेले लड़ते थे, ये ठप्पा लग जाता था, क्या अकेले आर्य समाजी है। अब कितने हैं, 1% या 2%, क्योंकि क्रांतिकारी वो ज्यादा नहीं होते। मैंने क्रांतिकारियों का देश नहीं दुनिया का इतिहास पढ़े, तो क्रांतिकारी किसी भी देश में क्रांति हुई है केवल 1% से भी नीचे पॉइंटों लोग होते थे। मैं कहा करता हूं अपने लेक्चर में, अब हिंदुस्तान का 30-35 करोड़ आदमी 5 लाख अंग्रेजों से डरता था। हिंदुस्तान के अंदर 5 लाख आदमी कमांड करते थे टोटल, जिसमें मिलिट्री भी आ गई, सब कुछ आ गई, प्रशासनिक व्यवस्थाएं आ गई। 5 लाख डरते थे। उनसे कौन डरता था? 35 करोड़ आदमी, 30 करोड़ आदमी, मतलब कायरता की हद पर। और क्रांतिकारी कितने थे? गिने चुने 30-40 से लेकर के 100-150 के बीच में, बस, इससे ज्यादा नहीं थे क्रांतिकारी देश में पूरे में। और अंग्रेजों को पसीना 150 क्रांतिकारी सारा था। 5 लाख हथियारबंद अंग्रेजों को पसीना किससे आता था? 35 करोड़ जनता से नहीं, उस 40-50 क्रांतिकारियों से, जो अपने को कुर्बान करने के लिए अपने हाथ में अपने जो है मरने जीने का प्रश्न लेकर चल पड़ता है, उसके सामने कोई नहीं आता। और ये जुनून जो होता है ना, ये परमात्मा जिसके ऊपर आशीर्वाद होता है और सिद्धांतिक मजबूती होती है, वही कुर्बानी करता है। ये तो पहाड़ी के लोग हैं,
रामपाल के पास? एक आदमी मुझे बता दो सिद्धांतिक दृष्टि से कोई आओ। सब भाड़े के हैं, पैसा मत दो इनको मंथली, एक भी ना पाओ इसके पास, कुछ नहीं है, सौदा एकदम से हवा बना रखा है। जैसे बदमाश सरकारें जो हैं, शोषण करने वाली सरकारें, आपने देखा क्या चाइना, क्या रशिया, क्या हिंदुस्तान भर भरा करके ढह गई, जबकि हथियारों की कमी नहीं, कब्जे की कमी नहीं। वो कहते हैं अंग्रेजों का सूर्य नहीं छपता था राज के अंदर। जो डरने वाले लोग थे छेड़ते थे कि क्रांतिकारियों के सामने कहा 70-80 देशों को बराज उठा अंग्रेजों का, क्या वो न्यूज़ का भय देख करके नहीं घरों से निकलते, क्रांति नहीं करते तो देश आजाद हो जाता? कभी भी नहीं होता। इसलिए साथियों, ये कुछ सौदा नहीं है, मरा हुआ है, मरी हुई आत्मा, गलत पक्ष के लोग, अत्याचारी लोग, शोषणकर्ता लोग, दुराचारी व्यभिचारी आदमी, अरे उसकी क्या कीमत होती है? उनमें ताकत नहीं, दिमाग नहीं, कोई कुछ भी तो सौदा नहीं है। और फिर आप उन लोगों को कहो ताकत, हम मर जाएंगे। अरे हमने कभी मरना सीखा ही नहीं। आत्मा कभी अमर रहती है, वो मरता ही नहीं है। शरीर उठापटक होता रहो, क्या फर्क पड़ता है इस बात का? बहादुर आदमी इस बात को कुछ नहीं करता। इसलिए, लेकिन ये भी ध्यान देना, जैसे रशिया, जैसे जर्मन की हार कैसे हुई, ध्यान देखना। इतिहास जो आदमी पढ़ते नहीं ना, हमेशा मार खाते क्यों? इतिहास को जानते नहीं, कुछ गलती कर बैठते हैं, किसी समझदार आदमी की सुनते नहीं, नशे में जो है ना चल पड़ते हैं, आखिर में क्या होगी? हार होगी। फिर क्यों? आदमी को एक टाइम में एक ही मोर्चा खोलना चाहिए, ध्यान देना बात। मैं आंदोलन आदमी, मुझे अनुभव है हर बात का। एक टाइम में 4 मोर्चे खोल दिए, 2 खोल दिए, 10 खोल दिए, तो अगले दुश्मन तो सेफ है बिल्कुल एकदम से, आप अपने मोर्चे में उलझ कर जाओगे। इसलिए अपनी बात कोई साथी, वक्ता, नेता थोपने की कवायद ना करे। आप उस मोर्चे के खिलाफ लड़ो और उसके खिलाफ लड़ो, आपस में लड़ाई शुरू कर दो। ये मूर्खता के सिवाय, अनुभवहीनता के सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए लड़ाई का टारगेट केवल एक हो सामने, बस थोड़ा सी भी गोली का टारगेट इधर उधर हुआ, मिस हो जाए गोली, क्या फायदा उस गोली का? एक आदमी भी ना मरे। और यदि निशाना सीधा होगा तो एक ही लाइन में 10 आदमी मर जाएंगे। तो इसलिए मतलब जो है, अपनी ताकत से, अपने दिमाग से संगठन में कोई सफल नहीं होता। सबकी राय सुनो, सबकी सुनो। जो कार्यकर्ता है, संघर्षशील है, अनुभव वाले, और फिर उसकी जो कोर कमेटी है, उनमें से निकालो किस आदमी ने दमदार बात कही है, अनुभवी बात कही, काम की बात कही है। उस पर किसी भी टाइम दिन में अंधेरे में बैठ करके जो आदमी हैं, जो कोर कमेटी के, वो निर्णय करें अब इसमें ये बात दमदार है, ये बात गलत कह दी, ये गलत कह दी, इसका हुआ मत उठाओ, इसको दबा दो, इस बात को, इसका जिक्र ही मत करो। और काम की बात ये है, इस बात से इसका इलाज होगा, इस बात को हाईलाइट कर दो, इससे हो जाएगा इलाज। तो इसलिए अपनी शक्ति को सब जगह बढ़ाओ और आपकी ताकत कई गुना हो गई। किस लिए हो गई? लोग तो कहते फूट पड़ जाएगी, किसी जाति में पड़ जाएगी, क्योंकि फलाना भी जाट है और वो भी जाट है और फलाना लग रहा है। इन बातों में कुछ नहीं रखा है। जातियों के लफड़े में जो आदमी पड़ेगा 100% हार है उसकी। हमारा विवेक ये काम को करे, ये पक्ष वो पक्ष, अच्छा और बुरा, बस हम अच्छे हैं, वो कह रहे हम अच्छे हैं। तो इसमें जो है, क्योंकि मूर्ख लोग तो है नहीं, जिसने जहां जाना होगा जाए, और लड़ाई लंबी चलेगी ये आपको बता देता हूं, क्योंकि ये सिद्धांत की लड़ाई है। आपको बता दो, ये किसी सरकार से नहीं है, एक ये तो बल्कि इसमें तो मजा आएगा, क्योंकि सिद्धांत की लड़ाई में तो अच्छे लोग एक तरफ आ जाते हैं, जो सिद्धांत को भी समझते हैं और ये भी समझते हैं कौन गोडम करेगा, कौन पाखंड, कौन स्वार्थी है, कौन लोलुप है, कौन चरित्रहीन है, कौन सदाचारी है। इसमें तो अनेक फैसले होने हैं। तो इन फैसलों के लिए ये जनता के अंदर जाओ, और आजकल मीडिया का जमाना है। सौभाग्य ये है कि हमारी टीम सब पढ़ी लिखी है, आर्य समाज के पक्ष की कह लो या धर्मेंद्र वाले पक्ष की कह लो, सारे पढ़े लिखे नौजवान। और एक खुला स्टेज हुआ, पहले तो आपका एक ठप्पा लग जाता था आर्य समाजी है, वो 90% मूर्ख आदमी अपने आप को गैर आर्य समाजी मान लेते थे। वो हमारे पक्ष में तो आते ही नहीं, चाहे अगले के पक्ष में खड़े हुए ना हो, तो लड़ाई अधूरी रह जाती थी आधी बार तो। इसलिए अब लड़ाई में मजा आएगा, संघर्ष में मजा आएगा। क्यों? अब जो है समाज में ही जो है 2 ग्रुप हो गए सीधे सीधे, और आपकी बुद्धि, आपका जो सिद्धांत,
वही काम आएगा। क्योंकि दो ही तो सिद्धांत हैं, एक पाखंड का और एक वेदों का, ऋषियों का, परमात्मा का। यार समाज का कह दो, दयानंद का कह दो, सब एक ही लाइन के तो हैं ये सब। तो सौभाग्य ये है आपका, एक नौजवान पार्टी जो है, और वो भी पढ़ी लिखी, वो भी देश और विदेश की, वो आपके साथ है या आप उनके साथ हैं, बात एक ही है। इसमें भी खींचतान करने की जरूरत नहीं है, कोई नेता बने कुछ बात, लेकिन कोर कमेटी सब जगह बन जानी चाहिए और अपनी विचारधारा अपनी। आज किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, धर्मेंद्र को और या हमें किसी से आपस में कोई जरूरी नहीं रोज बात करें। आप अपनी बात मीडिया में फेंक दो। ये हमारे साथी मीडिया वाले आए हुए हैं, या हर व्यक्ति मीडिया आज के टाइम में, तो अपनी बात फेंको, मीडिया उठाएगा, अपने आप उठाएगा। काम की बात होगी तो, बेकार होगी क्यों उठाएगा। इसलिए आप अपनी बात को ये समझ लो, जैसे बारात होती है ना, बारात चढ़ती है। आज तो चलो इतना उत्साह नहीं होता, जब हम बचपन थे, आज से 60 साल पहले जब बारात में जाते थे, तो क्या गजब, 1 महीने पहले चाव हो जाता था, चढ़ जाता था, फलाने की बारात में जाएंगे, लड्डू खाएंगे। ये तो एक प्रकार की बारात है अच्छे लोगों के लिए। बारात का मतलब एक अच्छा गजब का गोल्डन चांस है संघर्ष का, क्योंकि यह विचारधारा का फैसला होना है, व्यक्तियों का फैसला नहीं होना। रामपाल जैसे 100 आए 100 चले गए। असली बात यह है, पूरे हिंदुस्तानी दुनिया के दिमाग में ये पड़ेगा कि आज समाज नाम की या दयानंद के नाम की विचारधारा भी कोई, वेदों की विचारधारा भी कोई दुनिया में है। इसलिए आपकी बात को अब मीडिया उठाएगा, इसलिए उठाएगा कि आप संघर्ष करेंगे इसलिए। लेकिन फिजूल में कोई किसी को गालियां, ये जो बकवास है ना, ये जहाज अपने आप बैठ जाएंगे गाड़ी पुलियों वाले। आप अपने सिद्धांत की ठीक चर्चा, बेतुकी नहीं। आप किसी को अब रामपाल चिल्लाने की क्या जरूरत हमें। आप अपने सीधा उस पाखंड के ऊपर प्रहार करो जम करके, तो क्लियर हो जाएगा सारी बातें एक। तो इसलिए कहने को बहुत बातें होती हैं, लेकिन मैं ये सीधा ये कहना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति अपने आधार पर आंदोलन को खींचने की कोशिश ना करे। साथियों जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जैसे अपने खाप के भी, नैन से खाप के आए हैं, इनको भी अपना जीवन का अनुभव होगा और अनेक साथियों का भी होगा। सबका सहयोग लो, बौद्धिक स्तर का भी लो, शारीरिक भी लो, तो उससे जो निर्णय निकलेंगे वो काम के भी आएंगे और आपकी विचारधारा दुनिया में फैलेगी इस बात। और आप कितने काम करते रहे हैं उसकी बजाय, क्योंकि निर्णायक होती लड़ाई। अब पांडवों के बीच में और शंकराचार्य के बीच में हजारों विद्वान हुए, सन्यासी हुए, कोई नहीं जानता किसी को, क्योंकि शास्त्रार्थ शंकराचार्य ने किया, मंडन मिश्र ने किया। आज दुनिया में जो जाना जाते हैं, इसलिए आज संघर्ष है। ये शास्त्रार्थ ही समझ लो आप इसको, ये शास्त्रार्थ हो रहा है, लड़ाई कुछ नहीं है। वो हथियारों वाली तो सरकार बीच में आ पड़ेगी, और हमारे आपके लिए ठीक भी नहीं, फायदा भी क्या है। ये तो और भी गोल्डन चांस है, अगर हथियार उठाए जो है निर्णय हो रहा है बातों के आधार पर, और होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हर दृष्टि से आप मजबूत रहें, अपने शारीरिक दृष्टि से भी और बौद्धिक दृष्टि से हैं। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, कमजोरी की कोई भाषा बोले मत, और मजबूती की भाषा बोले। मरेगा तो दुश्मन मरेगा, जीतेंगे हम और जीवित भी हम ही रहेंगे। धन्यवाद। कोई शिव के भगत हैं या कोई सनातन के भगत हैं, कोई आर्य समाज के भगत हैं, कोई किसी संस्था के भगत हैं, आप उनको तरीके से समझाओ कि वो शिव की भी अवहेलना कर रहा है। वो मतलब अपने जो मान्यवर हनुमान जी हैं या जो अपने राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, इनकी अलग अलग ढंग से उनको अवगत कराओ कि आप सभी की अवहेलना कर रहा हो। एक आर्य समाज की नहीं कर रहा, ना एक सत्या प्रकाश कर रहा, ना वैदिक सिद्धांत कर रहा। उनको तरीके से अपने मंडली में इकट्ठा करो, तरीके से मनाओ, उनको विचार समझाओ, दबाव से नहीं विचारों से समझाओ। हमने सबने मिलकर उसका पाखंड का विरोध करना है। एक की बात नहीं है, अनेक व्यवस्थाओं पर आघात कर रहा है। ये एक बात से नहीं कर रहा, सभी की तरफ विघटन कर रहा है। तो तरीके से समझाओ और विचार सब थोपो मत, प्यार से समझाओ, किसी पर दबाव मत डालो, तरीके से अपना बनाओ, विचार से सीधा अटैक ना करो। अगर मूर्ति पूजा पर जिस तरह हम कई बार
सामान्य व्यक्ति हैं उनके विचार बढ़िया हैं। मान लो पुरानी दृष्टि से किसी देवता को मान रहे हैं, किसी हनुमान को मान रहे, शिव जी को मान रहे, उनको सिद्ध ये ना को तुम पाखंड कर रहे हो, उनको विचारों से अपने अंदर ले आओ, फिर अपने आप समझ जाएंगे, सारी पंक्ति एक तरह जुड़ जाएगी, हम सफल हो जाएंगे। मेरा ही विचार। नमस्ते। वो सारे के सारे काम कुछ कंपनियां करती हैं। हमारे यहाँ पे अगर किसी को चमार बोलो, चरमकार को चमार बोलो तो दिक्कत है, क्योंकि नियम ऐसे हैं। लेकिन उसी चमड़े का काम करने वाला एक विदेशी कंपनी का आदमी बाटा आज लाखों करोड़ का बिजनेसमैन है, उसी चमड़े पे काम करने वाला। और जो उस व्यवस्था को समाज में गांव गांव विकेंद्रित रूप से संभालता था, जिसका अर्थतंत्र व्यवस्थित था, जहां फ्रीज आए हैं, फ्रीज ने सबके घरों में फ्रीज है, तो कभी ठंडे पानी ठंडा गर्म कर लिया, कभी कुछ कर लिया, सब बीमार है। इस समय वायरल चालू है, सब बीमार हैं। लेकिन जब परंपरा थी हमारी बुजुर्गों की, एक भी बीमार नहीं था। मेरे से बड़ी दादा के और पिताजी की उम्र के मेरी बैठे हैं, वो तो और ज्यादा आगे हैं। मेरी उम्र में मैंने देखा, जब मैं 6-7 साल का था, मेरे गांव में एक भी दवाखाना नहीं था एलोपैथी का, डॉक्टर भी नहीं थे, इसका मतलब बीमार भी नहीं थे। लेकिन पिछले 20-25 साल में सुनियोजित तरीके से एक एक कंपनी आई है, उस कंपनी ने अर्थ को तोड़ा है। अर्थ के तोड़ने से हम जो धर्म पे बात करने वाले लोग हैं वो बिखरे बिखरे हैं। आप निकल के देखो 4 दिन, अगर अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ जाए धर्म प्रचार पे, तो 4 से 5वां दिन नहीं चल सकते हम, क्योंकि धर्म का प्रचार धन के बिना हो ही नहीं सकता। और दान आएगा तो कितना, क्योंकि नौकरी है तो भी उसी व्यवस्था की, व्यापार है तो भी उसी व्यवस्था के, अपना क्या, अपना तो कुछ भी नहीं। तो जैसे ये पाखंड फैल रहा है, इनको सुनियोजित तरीके से मोटी पाइपलाइन से फंडिंग आती है, और ये फंडिंग कितनी मोटी है हम केवल देखते रह जाते हैं कि ये व्यक्ति इतना बड़ा काम कैसे कर गया, क्योंकि विदेशी फंडिंग है। उन्होंने क्या किया है, अपने लोगों को फंडिंग दी मोटी, और हमारे लोगों का जो सामान्य काम था वो तोड़ दिया, खत्म कर दिया। लघु उद्योग थे, लघु उद्योगों को खत्म करके सामान्य तौर पर और क्या कर दिया, एमएसएमई ले आए। यानी सरकार कहेगी तो गांव में ईंटें पकेंगी, सरकार कहेगी तो भट्टा लगेगा, सरकार कहेगी तो चिनाई होगी। और पहले क्या था, गांव के कुम्हार इकट्ठे होते थे, ईंटें पाते थे, पका के और बेच देते थे। लेकिन वो व्यवस्था कहां आज है ही नहीं। तो आपके अर्थ की व्यवस्था को जड़ मूल से सत्यानाश कर दिया गया है। इस समय खेती की बात करो तो खेती तो इतनी चौपट है कि खर्चे ज्यादा आमदनी कम है, तो वहां सत्यानाश है। नौकरियां हमारे सिस्टम में थी नहीं, अब जितनी है वो नौकरियां हैं। लेकिन इस समय जो ये एआई आ रही है, इसने नौकरियां खा ली है। तो पूरे तरीके से हमारे अगली पीढ़ी में जो बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था को लगभग समाप्त करने का तरीका इनके पास आ चुका है। अब ये लड़ाई केवल इतनी नहीं कि हम यहां बैठे चंद लोग लड़ते रहे। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, आर्य समाज में बुजुर्ग आते हैं, युवा आते ही नहीं, अगली पीढ़ी है ही नहीं आर्य समाज में। तो मैं कल भी पूछ रहा था कि आर्य समाज बुढ़ा हो गया, और अगर आर्य समाज बुढ़ा हो गया तो अगली पीढ़ी में कौन संभालेगा? इसका कारण क्या है, हमने वैदिक विद्या के वर्तमान जो विज्ञान है, वैदिक विद्या का विज्ञान है, उसको मॉडर्न तरीके से अपने युवाओं को आगे नहीं बताया, इसलिए वो प्रचारित नहीं हो रहा। मॉडर्न तरीके से अपडेट करना पड़ेगा, इसलिए अगली पीढ़ी में हम जा पाएंगे। केवल एक ही रट पे हम अगली पीढ़ी को नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हमारे, उनके कानों में हर दिन 8 घंटे अंग्रेजियत जो डाली जा रही है, उसका प्रभाव ज्यादा है, और हमारा प्रभाव है ही नहीं। तो अगली पीढ़ी लगभग हमें नहीं मिलेगी। तो अर्थ पे और इस मनोविज्ञान पे अलग अलग तरीके से व्यवस्थाओं पे बात करनी पड़ेगी।